एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले थे वो हमारे पास है फंक्शनल आर्टिकुलेशंस। ठीक है, फंक्शनल आर्टिकुलेशन बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इस पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशंस है। ठीक है, वो आर्टिकुलेशन जो स्कैपुला को थोरैसिक कैविटी के साथ कंबाइन करती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, या स्कैपुला थोरैसिक कैविटी के साथ कैसे कंबाइन होता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कुछ सॉफ्ट टिश्यूज की फ्लेक्सिबिलिटी है जो स्कैपुला को स्लाइडिंग मोशन देती है, या स्लाइड करने पे हेल्प आउट करती है ताकि वो थोरैसिक कैविटी के ऊपर स्लाइड आउट कर सके जब हम अपर एक्सट्रीमिटी की मोशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें पता है एक चीज़, अगर हम एबडक्शन या एडक्शन करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी की, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास होता ही है कि जैसे हम उसको मोशन करते हैं, स्कैपुला की मूवमेंट हमारे साथ अपर एक्सट्रीमिटी के मोशन के साथ होनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर जॉइंट पे कोई भी मूवमेंट करती हूँ तो मेरे पास साथ साथ स्कैपुला भी मूव करेगा। अब स्कैपुला की मूवमेंट तब पॉसिबल है जब हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अगर सॉफ्ट टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हमारी मूवमेंट वहां से भी रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है जब हम अपर एक्सट्रीमिटी का मोशन कर रहे होते हैं। तो इन्होंने इसी बात को कहा है कि पार्टिसिपेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोशंस ऑफ द स्कैपुला। कुछ मोशंस उन्होंने स्कैपुला के बताए जो हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन। ठीक है, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, सारी ये मूवमेंट्स स्कैपुला की मूवमेंट्स हैं। एलिवेशन अपवर्ड मूवमेंट है, डिप्रेशन डाउनवर्ड मूवमेंट है स्कैपुला का। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है प्रोट्रैक्शन जिसको हम स्कैपुला पे एबडक्शन भी कहते हैं, और रिट्रैक्शन जिसको हम एडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगर तो हम इनकी मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास उन्होंने कहा है कि सीन इन क्लैविकुलर मोशंस एट एससी जॉइंट्स। ठीक है, जिस पे हमने स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास जैसे हम क्लैविकल की मूवमेंट करते हैं उसके साथ साथ स्कैपुला का भी मोशन हो रहा होता है। जिस स्कैपुला का जब मोशन हो रहा है तो सारी ये मूवमेंट साथ साथ परफॉर्म हो रही होती है एससी जॉइंट्स पे, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट्स पे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ऑल्सो कंपोनेंट मोशन व्हेन ह्यूमरस मूव्स। ठीक है, अब उन्होंने ये बात की कि ये सारे मोशन ऐसे मोशन है जब हम स्कैपुला पे जब हम ह्यूमरस की मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ ना कि मैंने फ्लेक्शन की है, शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन की है, शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्शन किया, ह्यूमरस को फ्लेक्शन पे लेके गए, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिंपली क्या होता है कि हमारे पास एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन भी होती है जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी मूवमेंट अगर हम फ्लेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्कैपुला की मूवमेंट भी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब स्कैपुला पे अब डिफरेंट तरह से होगा ना। अगर तो हम कहते हैं कि हम स्कैपुला को एबडक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट की प्रोट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, या स्कैपुला की प्रोटेक्शन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह हम एडक्शन की तरफ जाते हैं तो रिट्रैक्शन होगी। ठीक है, इस तरह से ये मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब अगर फ्लेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास एलिवेशन, और एक्सटेंशन में जाएंगे तो हमारे पास डिप्रेशन की मूवमेंट आती है। ठीक है, ये कुछ मूवमेंट्स है, लेकिन हम इन चीज़ों को इतनी डिटेल में यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक लाइन बताई हुई कि ऑल्सो कंपोनेंट मोशन व्हेन ह्यूमरस मूव्स। ठीक है, कंपोनेंट मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशंस, नेसेसरी कंपोनेंट मोशन फॉर फुल रेंज ऑफ मोशन या फुल आरवांस एंड फ्लेक्शन एबडक्शन ऑफ ह्यूमरस। ओके, अब यहाँ पे जो ये चीज़ कह रहे हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन भी हमारे पास कंपोनेंट होता है जब हम फ्लेक्शन या एबडक्शन कराते हैं ह्यूमरस के ऊपर। ठीक है, वही ये ह्यूमरस की एबडक्शन का बात ये है कि शोल्डर जॉइंट पे एबडक्शन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शोल्डर जॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करनी है। ठीक है, अगर हम फुल आरवाम कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन की कराते हैं, एबडक्शन पे कराते हैं ह्यूमरस के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि साथ साथ अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन भी हो रही होती है स्कैपुला की। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक है, टिपिंग हम नीचे डिस्कस करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। विंगिंग ऑफ स्कैपुला बेसिकली हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे विंगिंग होती क्या। ठीक है, जैसे ही हम एबडक्शन करते हैं ना तो हमारे पास जो स्कैपुला की मीडियल साइड है, ठीक है, जो साइड हमारे जो स्पाइन के करीब है, ठीक है, वो वाली साइड स्कैपुला की दूर हो जाती है स्पाइन से। ठीक है, हमारे पास थोरैसिक स्पाइन से स्कैपुला थोड़ा सा दूर होने लग जाता है, और दूर होता तब है जब हम एबडक्शन की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं ह्यूमरस पे, या हॉरिजेंटल एबडक्शन करवाते हैं हम। अब हॉरिजेंटल एबडक्शन क्या होती है कि हम अपने हाथ को जितना हो सकता है कि क्रॉस करें। ठीक है, ऑपोजिट साइड के शोल्डर पे जब आप ऑपोजिट साइड के शोल्डर की तरफ जब आप हाथ को लेके जा रहे होते हैं ना, तो ये हमारे पास होती है हॉरिजेंटल एडक्शन की मूवमेंट। ठीक है, अब जब एडक्शन की मूवमेंट हो रही है हमारे पास, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हो रही है
कि स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो लिफ्ट अवे कर रहा है रिब केज से, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। टिपिंग की जब हम बात करते हैं तो टिपिंग जो होती है वो फॉरवर्ड टिपिंग ऑफ स्कैपुला एक्टिवेट्स विद इंटरनल रोटेशन एक्सटेंशन ऑन द ह्यूमरस व्हेन रीचिंग द हैंड बिहाइंड द बैक, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, स्कैपुला की टिपिंग को हम जो कहते हैं ना, स्कैपुला के इंफीरियर एंगल को कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इंफीरियर है ना, इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का, ये इंफीरियर बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट जिसको स्कैपुला का इंफीरियर एंगल कहा जाता है, वहाँ वो जो पॉइंट है ना, ठीक है, उससे हम बेसिकली टिपिंग को जो है ना हम मेजर करते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी चीज़, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, जब वो इनवर्ड, ठीक है, लाइक हमारी बॉडी की तरफ मूव करते हैं ना, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सी कैविटी के और करीब जाने के लिए, ठीक है, तब जब मूव करते उन्होंने ये बात की, तब ये फॉरवर्ड मूव करते जब हमारे पास इंटरनल रोटेशन या एक्सटेंशन होती है ह्यूमरस की के, जैसे हम हाथ पीछे की तरफ जब लेके जा रहे हैं या हाथ को मोड़ रहे हैं इंटरनल रोटेशन में, या हाथ को एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि स्कैपुला की टिपिंग हो रही है, ठीक है। ये थे मोशंस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ आ जाती है स्कैपुला को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, ठीक है। स्कैपुलर स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही है वो हमारे पास कहा है पोस्चर रिलेशनशिप, ठीक है। उनका पोस्चर का क्या रिलेशनशिप है आपस में और कैसे कर रहा है ये, ठीक है, उन्होंने ये चीज बताई है इसमें। डिपेंडेंट पोजीशन स्कैपुला स्टेबलाइज थ्रू आ बैलेंस और फोर्सेस, ठीक है। वो इन्होंने कहा है कि हमें हमारी जो पोजीशन है या कोई ऐसी डिपेंडेंट पोजीशन, ठीक है, जिसमें स्कैपुला स्टेबलाइज हो जाते हैं, किससे, फोर्सेस के थ्रू, ठीक है। डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू हमारे पास स्कैपुला ने यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस में, ठीक है, डिफरेंट डिपेंडेंट पोजीशंस में। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास किस किस चीज़ से, जैसे वेट ऑफ द आर्म जो है ना हमारे पास, वो कैसे क्रिएट करता है हमारे पास स्टेबिलिटी, ठीक है, या सपोर्ट कैसे दे रहा है स्कैपुला को, ठीक है। अब उन्होंने कहा वेट ऑफ द आर्म क्रिएट्स डाउनवर्ड रोटेशन बैलेंस बाय द डायनामिक सपोर्ट ऑफ अपर ट्रेपीजियस एंड सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। अब उन्होंने ये बात की डायनामिक सपोर्ट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लाइक हमारे पे जो मसल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, अपनी मूवमेंट के साथ। अब डाउनवर्ड रोटेशन जैसे हो रही है ना, तो उस ड्यूरेशन में जैसे डाउनवर्ड रोटेट करेगा हमारे पास स्कैपुला, उस ड्यूरेशन में अपर ट्रेपीजियस सेरेटस इंटीरियर काम करेगा, ठीक है। फिर एबडक्शन और फॉरवर्ड टिपिंग और मूवमेंट ऑफ स्कैपुला की बात करें तो ये बैलेंस होती है डायनामिक सपोर्ट रोम्बॉइड्स और मिडल ट्रेपीजियस की वजह से, ठीक है। ये हमारे पे डायनामिक सपोर्ट दे रहे हैं रोम्बॉइड्स और मिडल ट्रेपीजियस, ठीक है। किन मूवमेंट्स में एबडक्शन या फॉरवर्ड टिपिंग हो रही है जब स्कैपुला की, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है एक्टिव आर्म मोशंस, ठीक है। आर्म के एक्टिव मोशंस क्या है, ठीक है। विद एक्टिव आर्म मोशन मसल ऑफ स्कैपुला फंक्शन इन synchrony to stabilize and control the position of the scapula, so scapulohumeral muscles can maintain an effective length tension relationship when they move to stabilize and move the humerus. सिंपल से इन्होंने एक बात की हुई है कि लाइक हमारे पास जो जब हम आर्म का एक्टिव मोशन करते हैं ना, तो उस टाइम स्कैपुला को जो मसल स्टेबलाइज कर रहे होते हैं बेसिकली स्कैपुलोह्यूमरल मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये लेंथ टेंशन का एक रिलेशनशिप डेवलप करके ना हमारे पास दे रहे होते हैं स्टेबिलिटी ह्यूमरस को, ठीक है। एक तो स्टेबिलिटी देने स्कैपुला को, दूसरा ह्यूमरस को मूव करने की अथॉरिटी दे रहे होते हैं, ठीक है। इजीली ह्यूमरस मूव करता है और स्कैपुला स्टेबलाइज या अपनी कंट्रोल पोजीशन में रहता है, जिस पोजीशन में उसको होना चाहिए, ठीक है, जिस पोजीशन में उसको लाना है। Without positional control of scapula, the efficiency of the humeral muscles decrease, ठीक है। वो इन्होंने बात की है कि अगर पोजिशनल कंट्रोल नहीं होगा ना स्कैपुला, जाहिर सी बात है अगर पोजीशन नहीं है, जिस तरह स्टेबिलिटी है इस तरह स्कैपुला की नहीं रहती, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ह्यूमरस की जो या ह्यूमरल मसल्स, ठीक है, जो ह्यूमरस के अपर मसल्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। वो इसके इस तरह से हो सकता है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करती हूँ कि जो मसल्स स्कैपुला को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो ह्यूमरस को मूव करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मसल्स हैं जो ह्यूमरस को स्कैपुला को स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं, पोजिशनल कंट्रोल दे रहे हैं, ठीक है, तो वही मसल्स ह्यूमरस को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना काम आराम से करे, या जितनी स्टेबिलिटी के साथ वो मूव कर सकता है वो इतना अच्छे से मूव करे, एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट हो, ठीक है, एक बिल्कुल पैटर्न की जो मूवमेंट है ना हमारे पास फ्लेक्शन या एक्सटेंशन की, ठीक है, वो उस तरह से परफॉर्म हो। लेकिन अगर स्कैपुला का ही कंट्रोल प्रॉपर नहीं तो क्या होगा, स्कैपुला अपनी जगह से हिल जाएगा, मूव करेगा, इधर उधर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम स्कैपुला की अगर मूवमेंट सही नहीं होगी या स्कैपुला में स्टिफनिंग या टाइटनेस या लूजनिंग आ जाएगी स्कैपुलर मसल्स में, तो ह्यूमरल मसल्स भी अफेक्ट होंगे, उनकी भी एफिकेसी कम हो जाएगी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ड्यूरिंग पुशिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। वही सिंपली सी अंदर बात की, तो पुश एक्टिविटीज़ में कौन कौन से मसल्स काम करें। अपर एंड लोअर ट्रेपीजियस और सेरेटस एंटीरियर अपवर्ड रोटेट करते हैं स्कैपुला को जब हमारे पास एबडक्शन या फ्लेक्शन की मूवमेंट आ रही होती है, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर एबडक्ट करता है या प्रोट्रैक्ट करता है स्कैपुला को ऑन थॉरैक्स टू अलाइन द स्कैपुला ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड पुशिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। मैंने कहा है कि सेरेटस एंटीरियर तब करता है जब हमारे पास अपवर्ड तो कराता है साथ साथ प्रोटेक्शन भी सेरेटस एंटीरियर करा रहा होता है, ताकि हमारे पास हम एक अलाइनमेंट में मूवमेंट कर सके जब फ्लेक्शन या पुशिंग एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। पुश करना ना, पुश करने के लिए हमें जो मसल्स चाहिए वो उस टाइम काम करेंगे, ठीक है। फिर पुलिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें कौन कौन से मसल चाहिए, ठीक है। रोम्बॉइड चाहिए जो फंक्शन करते हैं डाउनवर्ड रोटेट करते हैं एडक्ट करते हैं स्कैपुला को, या तो डाउनवर्ड रोटेशन करा रहे हैं या एडक्शन करा रहे हैं स्कैपुला की, ठीक है। इसी तरह से जो लेटिसमस डोर्साई टीज मेजर एंड ग्रेटर कफ है, ये सारे मसल्स ये तो काम कराते हैं कि डाउनवर्ड रोटेशन करा रहे हैं या एडक्शन करा रहे हैं। उसके साथ साथ जो होते हैं ना, ये तीनों मसल्स स्टेबलाइज करते हैं मसल्स को, स्टेबलाइजिंग मसल्स भी हैं, ये इसेंट्रिकली कंट्रोल करते हैं एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द स्कैपुला इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि स्कैपुला अपनी मीडियल साइड से दूसरी स्कैपुला की तरफ ना मूव करे, ठीक है। इस तरह से इसको इस चीज़ के लिए कहा हुआ है कि इसेंट्रिकली ये इतना ज़्यादा मूव ना करे, बल्कि इसकी स्टेबिलिटी उस टाइम भी कंट्रोल में रहे, ठीक है। काम तो करे लेकिन ये साथ साथ कंट्रोल भी देते हैं ये मसल्स, ठीक है, ताकि हमारे पास स्कैपुला जो है वो अपनी जगह पे ही रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपनी जगह से हिले ना, ये चीज़ उन्होंने बताई हुई, ठीक है। फॉल्टी पोस्चर बेसिकली ये मतलब है कि ऐसे पोस्चर जो फॉल्ट क्रिएट करें, ठीक है। फॉल्टी स्कैपुला पोस्चर मसल लेंथ एंड मसल स्ट्रेंथ इम्बैलेंसेस अकर इन स्कैपुला मसल्स ह्यूमरल मसल्स अल्टर मैकेनिक्स ऑफ जीएच। मैंने यही बात पहले भी बताई थी कि अगर तो स्कैपुला या ह्यूमरस के किसी भी मसल्स के मैकेनिक्स में अल्टरेशन आ जाती है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाएगा ना जीएच जॉइंट का, तो हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और यहाँ पे फॉल्टी पोस्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। स्कैपुला का फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ स्कैपुला, अब ये फॉरवर्ड टिल्ट कैसे होती है, फॉरवर्ड टिल्ट स्कैपुला की कैसे होती है, सेम इन फॉरवर्ड हेड पोस्चर इंक्रीज थोरेसिक काइफोसिस, किन किन कंडीशन में हो ये, ठीक है। जब हेड का पोस्चर फॉरवर्ड हो जाए ज़्यादा, ठीक है, या हमारे पास थोरेसिक काइफोसिस हो जाए। काइफोसिस की कंडीशन हमें पता है कि हमारे पास थोरेसिक स्पाइन ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा बैकवर्ड साइड पे ना ज़्यादा उभर के बाहर आ जाती है, ठीक है। अब आगे इसको सिंपल सी अगर एक वर्डिंग देते हैं ना, या सिंपल सी, तो थोरेसिक स्पाइन की कनकेविटी जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल सी एक चीज़ कहूँ कि डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये हो क्यों रहा है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि फॉरवर्ड टिल्ट तो हो रहा है स्कैपुला का। फॉरवर्ड टिल्ट का क्या मतलब होगा, ठीक है, कि स्कैपुला अपनी पोजीशन से, ठीक है, अगर ये उसकी नॉर्मल पोजीशन होगी कि ये इस तरह से, ठीक है, लेकिन अगर टिल्ट होगा तो क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से चला जाएगा या कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा इनकी क्या कॉजेज हो सकती हैं कि स्कैपुला पे टिल्ट आ रहा है, ठीक है। एक तो उन्होंने कहा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया मसल्स में, पैक्ट माइनर में, लेवेटर स्कैपुला में, स्कैलिन्स मसल में, ठीक है। या उन्होंने कहा वीकनेस होगी सेरेटस एंटीरियर ट्रेपीजियस मसल की। अभी हमने अब पर एक बात पढ़ी थी, वो यही बात थी कि स्टेबिलिटी दे रहा है हमारे पास सेरेटस एंटीरियर, ठीक है, सेरेटस एंटीरियर स्टेबिलिटी दे रहा है, ट्रेपीजियस स्टेबिलिटी दे रहा है। तो अगर ये मसल्स वीक हो जाएंगे तो हमारे पास स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टिल्टिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये मसल्स टाइट हो जाते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, पैक्ट माइनर की, लेवेटर स्कैपुला की, स्केलिन्स मसल्स की, तो हमारे पास इस केस में भी टिल्टिंग प्रेजेंट होगी स्कैपुला की। द स्कैपुलर पोस्चर change humerus posture in the glenoid abduction internal rotation with respect to the scapula। वही स्कैपुला के पोस्चर चेंज होगा तो हमारे पास यूपरस का पोस्चर चेंज होगा, ग्लेनाइड कैविटी डिस्टर्ब होगी, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन भी चेंज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास स्कैपुला के साथ साथ, ठीक है, इन्होंने ये सिंपली सी बात की है कि अगर हमारे पास टिल्टिंग आती है तो स्कैपुला का पोस्चर चेंज होता है, जिसकी वजह से ह्यूमरस भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट था। अच्छा, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इंटरनल रोटेटर्स लैक्स फ्लेक्सिबल अफेक्ट्स द बायोमैकेनिक्स एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स आर वीक, ठीक है। अगर तो उन्होंने कहा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे इंटरनल रोटेटर्स अगर फ्लेक्सिबल कम हो जाते हैं या एक्सटर्नल रोटेटर्स भी वीक हो जाते हैं, इस केस में भी हमारे पास अल्टर करेगा या बायोमैकेनिक्स को, या अफेक्ट करेगा बायोमैकेनिक्स ऑफ स्कैपुला को, ठीक है। बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं रहती। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है स्कैपुलोह्यूमरल या सुप्राह्यूमरल या सब एक्रोमियल स्पेस, ठीक है। The coracoid
कोरेकोएक्रोमियम आर्च कंपोज्ड ऑफ एक्रोमियम, ठीक है। अब ये कोरेकोएक्रोमियम आर्च किन चीज़ों से मिल के बन रही होती है, ठीक है। एक्रोमियम, यहाँ हमारे पास जो एक्रोमियम प्रोसेस है, ठीक है। कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट ओवरलाइज द एक्रोमियो सब एक्रोमियल या सब डेल्टॉइड बर्सा सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एंड पोर्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन और उसका पोर्शन भी, ठीक, सॉरी मसल का पोर्शन भी, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो कोरेकोएक्रोमियल आर्च को क्रिएट कर रही हैं, कोरेकोएक्रोमियल आर्च को, ठीक है। अच्छा, these structures allow for and participate in normal shoulder function। तो ये सारे मसल्स हमारे पास हेल्प आउट कर रहे थे जब हमारे पास नॉर्मल शोल्डर का फंक्शन होता है। comprises of this space faulty muscle function, faulty postural relationship, faulty joint mechanics, injury to soft tissues in this region, structural anomalies of the acromion lead to an impingement syndrome, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आया हमारे पास, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम ये एक्चुअली ना ये एरिया जो होता है ना सुप्रा ह्यूमरल स्पेस जो है, ये क्रोमियम प्रोसेस और ना हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस के बीच में ना कुछ एरिया बनता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि एक्रोमियम प्रोसेस के बिल्कुल जो नीचे वाला एरिया ना, ठीक है, इस स्पेस को इन्होंने कहा है सुप्रा ह्यूमरल स्पेस, ठीक है। वैसे ऐसे हमारे ऊपर तो इतना प्रोमिनेंट फील नहीं होता है क्योंकि हमारे पे टेंडन लिगामेंट्स बहुत हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्केलेटन में देखो ना इजीली तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल रहा होता है कि लाइक कैसे हैं, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें थी ना, ठीक है, ये वाली, उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि जैसे कोरेकोएक्रोमियल आर्च है, ठीक है, वो कंपोज हुई है क्रोमियम प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। अब अगर तो हमारे पास किसी भी एक चीज़ देंगे, फॉर एग्जांपल मेन जो यहाँ पे आई थी ना सब एक्रोमियम बर्सा की जो इम्पिंजमेंट आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ की इम्पिंजमेंट होगी तो वो सिम्टम्स कॉज करेगी, वो फॉल्टी मैकेनिक्स क्रिएट करेगी, वो फॉल्टी पोस्चरल मैकेनिकल क्रिएट करेगी, वो किसी भी स्ट्रक्चर की ना जो डैमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर एक्रोमियम प्रोसेस का ठीक नहीं है वो भी कॉज करेगा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, ठीक है। इम्पिंज हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल उसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स पास आउट हो रहे थे ना वो दब जाएंगे। इम्पिंज का मतलब दबना होता है, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर्स प्रेस आउट हो रहे हैं या उसकी वहाँ पे उनके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है ना, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होगा, ठीक है। आफ्टर अ क्रिटिक ऑफ टीयर बर्सा में कम्युनिकेट ऑफ जीएच जॉइंट कैविटी, ठीक है। उन्होंने यही बात की है कि फॉर एग्जांपल अगर तो हमारे पास ना रोटेटर का, लेकिन इसमें मेन यही चीज़ है कि अगर स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, हम फिर इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमें तो यही है कि लाइक अगर स्ट्रक्चरली एनॉमली है तो हम उसका तो है ही नहीं कि उसमें तो इम्पिंजमेंट आती है ज़्यादातर, ठीक है। अगर तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में कोई इंजरी होगी तब भी इम्पिंजमेंट आ जाए, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीड आउट हो सकती है कोई वेसल्स, ठीक है, ये हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में किसी भी चीज़ में इंजरी हो सकती है, ठीक है। मसल टीयर हो सकता है, मसल की इंजरी हो सकती है जो कॉज कर सकती है, या इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स, ठीक है, वही जॉइंट मैकेनिक्स ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ पे में इम्पिंजमेंट आ सकती है। पोस्चर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वहाँ पे इम्पिंजमेंट आ सकती है। मसल्स का फंक्शन ठीक नहीं है तब भी इम्पिंजमेंट आ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी हुई भी है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्टिफ हुए में है, तब भी हमारे पास इम्पिंजमेंट कॉज हो सकती है, ठीक है। ये सारी कॉजेज हो सकती है हमारे पास इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की, ठीक है। ये आज का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है शोल्डर गर्डल के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर भी कोई चीज़ समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।